वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 की जो सोशलॉजी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है समाजशास्त्र एवं समाज। तो ये उसी के बहुत ही इजी नोट्स हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा एंड हैंड रिटन नोट्स हैं और उसी को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते जाऊँगी एंड हमारा कंप्लीट चैप्टर बहुत ही ईजी वे में हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको बता दूं कि ये हमारा पार्ट 1 होगा एंड 2 पार्ट में हमारा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में जानना है समाजशास्त्र एवं समाज। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक यही आता है जैसे कि टाइटल है सोशलॉजी क्या होता है और समाज क्या होता है। समाज कहते हैं हम इंग्लिश में सोसाइटी को। तो ये सोसाइटी का मतलब क्या होता है, तो समाज का क्या अर्थ है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो इसको समझते हैं। समाजशास्त्रियों के अनुसार, समाजशास्त्री कौन है, जो सोशलॉजिस्ट हैं यानी कि जो बड़े बड़े समाजशास्त्री हैं, उनके अकॉर्डिंग समाज जो है वो लोगों में पाए गए संबंधों के जाल को जो कि एक दूसरे से उनको जोड़े हुए होते हैं उसी को समाज कहते हैं। मतलब समाजशास्त्रियों के अनुसार जो हमारी सोसाइटी है उन सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं और सोसाइटी के लोगों में जो पाए गए संबंध हैं, ठीक है, सोसाइटी में लोग रहते हैं और लोगों में जो पाए गए संबंध हैं उसी के जाल को समाज कहते हैं। और वो जो संबंध हैं वो एक दूसरे से उनको जोड़े रखते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं। वो संबंध मतलब लोगों को वो एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। और ये संबंध जो होते हैं ये अमूर्त होते हैं यानी कि एब्स्ट्रैक्ट संबंध होते हैं जिसको हम छू नहीं सकते। अमूर्त का क्या मतलब है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। ये संबंध ऐसे होते हैं मतलब कि ये नफरत से भरे भी हो सकते हैं, प्यार से भरे भी हो सकते हैं और ईर्ष्या से भरे भी हो सकते हैं, क्रोध से भरे भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के संबंध हो सकते हैं। अमूर्त होते हैं ये, जिसको हम छू नहीं सकते। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे समाज का मतलब क्या है। तो यही डेफिनेशन है, आपको यही याद करनी है। अब हम बात करते हैं समाज की विशेषताएं यानी कि जो हमारी सोसाइटी है उसकी क्या एडवांटेज हैं, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर 5 पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहले समाज भिन्नता और समानता पर आधारित है यानी कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा भिन्नता भी है और समानता भी है, इक्वालिटी भी है। तो ये समाज जो है उसी पर आधारित है। और सेकंड है समाज संबंधों पर आधारित है और ये तो बिल्कुल करेक्ट है बात कि समाज जो है हमारी जो सोसाइटी है वो संबंधों पर ही आधारित है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि संबंधों के जाल को ही समाज कहते हैं। तो ये संबंधों पर आधारित होता है हमारी सोसाइटी। समाज जो होता है वो आत्मनिर्भर है, समाज जो है हमारा आत्मनिर्भर होता है और समाज जो है वो अमूर्त भी होते हैं। समाज जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि समाज जो है हमारे अमूर्त होते हैं यानी कि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते। वो किसी भी तरह के संबंध हो सकते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते यानी कि वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। और समाज जो है वो परिवर्तनशील होता है यानी कि समाज में जो है डेवलपमेंट होता रहता है, परिवर्तन आता रहता है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको। जैसे हमारा एक समाज है, सोसाइटी ले लीजिए, उसमें गली बनी हुई है। वो पहले जो गली बनी हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा कच्ची थी, वो अब उसमें परिवर्तन आ गया, वो अब बिल्कुल सड़क बन गई है, वो गली डेवलप हो गई। और किस रूप में डेवलप हुई, उसमें परिवर्तन आया, अब वो सड़क के रूप में डेवलप हो गई और अब वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई। तो यही है कि समाज में जो है हमारी सोसाइटी में परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है और डेवलप होती रहती है हमारी सोसाइटी। अब हम बात करते हैं मनुष्य के समाज और पशुओं के समाज में क्या अंतर है। तो इन दोनों को लिया है और डिफरेंस बिटवीन देखे हैं इन दोनों में। तो इसको समझिए, मनुष्य के समाज और पशुओं के समाज में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। इन एक तरफ है मनुष्य का समाज, दूसरी तरफ है पशुओं का समाज। तो मनुष्य के समाज में जो है इनके पास बोलने, सोचने, समझने की शक्ति होती है यानी कि जो इंसान है, हम मनुष्य हैं, हमारे पास जो है बोलने, सोचने, समझने की शक्ति है। हम कुछ करेंगे तो उससे पहले हम बोलने से पहले सोच भी सकते हैं, उस चीज़ को समझ भी सकते हैं करने से पहले कोई भी चीज़। तो यही है कि हमारे पास बोलने, सोचने, समझने की शक्ति होती है। लेकिन पशुओं के पास बोलने, सोचने, समझने की शक्ति नहीं होती। ऐसे ही अपनी एक संस्कृति होती है, मनुष्य की एक कल्चर होता है, संस्कृति होती है। लेकिन पशुओं में ऐसा कुछ नहीं है, इनके कोई संस्कृति, कल्चर नहीं होता।
और मनुष्य में स्वयं को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग होता है, यानी कि मनुष्य जो है अपने आप को खुद को व्यक्त करने के लिए, खुद को दिखाने के लिए भाषा का यूज़ करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन और पशु जो है वो खुद को व्यक्त करने के लिए भाषा इनके पास नहीं होती, कोई भाषा नहीं होती, ना ही ये कोई भाषा का प्रयोग करते हैं पशु। और ऐसे ही मनुष्य जो है वो भविष्य की चिंता करना और उसकी योजनाएं बनाना इनका काम होता है। यानी कि जो इंसान है, मनुष्य हैं, हम लोग जो क्या करते हैं, हम अपनी जो फ्यूचर की प्लानिंग है वो अभी से ही करते हैं। मतलब हम प्रेजेंट में हैं बट हमें फ्यूचर की चिंता है और हम अपनी जो है प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप हैं, आप अब पढ़ रहे हैं। आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको फ्यूचर की चिंता है, आपको अपने एग्ज़ाम की टेंशन है, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सोशलॉजी में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो यही है कि इस मनुष्य को भविष्य की चिंता करना और उसकी योजनाएं बनाना इनका काम होता है। लेकिन पशुओं में जो है ऐसा कुछ नहीं होता, उनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं होती जिससे वो चिंता करें या भविष्य की टेंशन लें। वो जो है प्रेजेंट में जीते हैं, वर्तमान में जीते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र का अर्थ। तो जैसे कि चैप्टर का नाम ही था समाजशास्त्र एवं समाज, तो हमने समाज के बारे में जाना। अब हम जानते हैं समाजशास्त्र क्या होता है, यानी कि सोशलॉजी का मतलब होता क्या है। तो समाज में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के क्रमबद्ध संबंधों को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन करने वाले जीव को समाजशास्त्र कहा जाता है। यानी कि समाज में, हमारी सोसाइटी में पाए जाने वाले जो सामाजिक संबंध होते हैं, क्रमबद्ध कहते हैं, सीक्वेंस को मैंने छोटा सा लिख रखा है, तथा एंड और व्यवस्थित कहते हैं हम सिंथेटिक को। यानी कि समाज में जो पाए जाने वाले सामाजिक संबंध होते हैं उनको सीक्वेंस से और सिस्टमैटिक तरीके से उसका अध्ययन करने को ही समाजशास्त्र कहा जाता है। मतलब समाजशास्त्र का क्यों यूज़ है? ताकि हम जो है समाज के संबंधों को अच्छी तरह से सीक्वेंस वाइज सिस्टमैटिक तरीके से उसको पढ़ सकें और उसका अध्ययन कर सकें। तो यही डेफिनेशन है, यही आपको लर्न करनी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है समाजशास्त्र की प्रकृति। तो इसमें हमारे 4 पॉइंट दे रखे हैं, इसको समझते हैं। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, तो समाजशास्त्र जो है हमारा एक सामाजिक विज्ञान है, वो नेचुरल साइंस नहीं है। समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान। समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। ठीक है, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान। तो ये 4 पॉइंट आपको याद करने हैं, ये क्या है समाजशास्त्र और क्या नहीं है। बहुत ही इजी है, आपको एक बार में याद हो जाएंगे। और ये जो 4th पॉइंट है इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इस पे अभी चर्चा ही चल रही है कि मतलब कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि ये सामान्य विज्ञान है और कुछ कहते हैं, कुछ इस पक्ष में है कि ये विशेष विज्ञान है। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो अभी इतना याद रखिए कि समाजशास्त्र जो है हमारा एक सामान्य विज्ञान है, वो विशेष विज्ञान नहीं है। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र की उत्पत्ति, यानी कि स्टार्टिंग कैसे हुई हमारे समाजशास्त्र की, सोशलॉजी की। हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी स्टार्टिंग किसने की? तो समाजशास्त्र का जन्म जो है वो 19वीं शताब्दी में हुआ, यानी कि 19th सेंचुरी में इसकी स्टार्टिंग हुई, इसका जन्म हुआ समाजशास्त्र का। 19वीं शताब्दी के बारे में फ्रांस के जो विचारक हैं, विचारक जिनका नाम क्या है, अगस्त कॉम्टे, ये आपको याद रखना है, अगस्त कॉम्टे। इन्होंने समाजशास्त्र का नाम जो है क्या रखा था, सामाजिक भौतिकी रखा था। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने 19वीं शताब्दी में अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम क्या रखा था, सामाजिक भौतिकी। पहले समाजशास्त्र नहीं था इसका नाम था सामाजिक भौतिकी। फिर क्या हुआ, 1838 में यानी कि 1838 में इसका नाम जो है बदलकर समाजशास्त्र रख दिया गया, जो कि अब भी चला आ रहा है समाजशास्त्र। तो इसका पहले नाम जो है अगस्त कॉम्टे ने, 19वीं शताब्दी में अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी रखा था। फिर इसका नाम बदलकर समाजशास्त्र रख दिया गया। कब रखा समाजशास्त्र, 1838 में।
फिर इसी कारण से अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाने लगा। यानी कि इन्होंने जब इतना काम कर दिया, उसका नाम सामाजिक भौतिकी रखा, फिर चेंज करके समाजशास्त्र रख दिया, तो इसी वजह से अगस्त कॉम्टे को जो है समाजशास्त्र का, सोशलॉजी का जनक कहा जाने लगा। समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने में दुर्खीम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर आदि विद्वानों के विचारों की काफ़ी भूमिका रही है। यानी कि जो समाजशास्त्र है उसको एक विषय यानी कि एक सब्जेक्ट के रूप में डेवलप करने के लिए जिन लोगों ने एक सब्जेक्ट बनाया, इसको जिन लोगों ने एक सब्जेक्ट के रूप में इसको विकसित करा, तो वो कौन है? दो नाम हैं, इम्पॉर्टेंट मेन है, लेकिन बहुत सारे और भी हैं विद्वान जिन्होंने करा है, लेकिन ये दो मेन हैं। कौन कौन से? दुर्खीम, स्पेंसर और मैक्स वेबर। इन दोनों की बहुत ज़्यादा भूमिका रही है समाजशास्त्र को एक सब्जेक्ट के रूप में विकसित करने के लिए। ठीक है, अब आता है लास्ट पॉइंट। भारत में समाजशास्त्र विभाग 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ और ये औपचारिक तरीके से लागू किया गया। तो क्या हुआ? भारत में जो समाजशास्त्र है वो मुंबई में 1919 के विश्वविद्यालय में स्टार्ट हो गया और ये औपचारिक तरीके से लागू भी किया गया। अब हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट, भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। मतलब हम जो समाजशास्त्र पढ़ते हैं, सोशलॉजी पढ़ते हैं, उसकी हमें क्यों ज़रूरत है, मतलब हम क्यों इसकी पढ़ाई करते हैं। तो भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता, इसके बारे में जानते हैं। तो भारत में व्याप्त क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद आदि समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? भारत में जो है यही सारे वाद हैं, क्षेत्रवाद है, बहुत भाषावाद है, संप्रदायवाद है और काफ़ी और ज़्यादा भी हैं। तो इन सब चीज़ों को ही व्यवस्थित ढंग से यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से सुलझाने के लिए, समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययन आवश्यक है। तो इसी वजह से समाजशास्त्र ज़रूरी है, समाजशास्त्र पढ़ना। इसी कारण भारत में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन लोकप्रिय है। तो इसी कारण से जो है भारत में जो विभिन्न समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए, उसके हल निकालने के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन ज़्यादा ज़रूरी है। समाजशास्त्र में दूसरे समाजों के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में मनुष्य के समाज को रखा था और पशुओं को समाज में अंतर देखा था, तो यही कह रहे हैं कि तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है समाजशास्त्र में। यानी कि एक समाज को एक तरफ रखते हैं और दूसरे समाज को रखते हैं और उसमें तुलनात्मक करते हैं, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। समाजशास्त्र जो है सामाजिक गतिशीलता के बारे में भी बताता है। इट मीन्स हम इसको कह सकते हैं कि सामाजिक गतिशीलता यानी कि सोशल मोबिलिटी। समाजशास्त्र जो है, सोशलॉजी जो है, वो हमें सोशल मोबिलिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है और उसके बारे में भी हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। तो इसको हम पार्ट सेकेंड में करेंगे एंड आई होप कि मैंने जितना भी अभी आपको पार्ट 1 में बताया आपको समझ आया हो। सो यहाँ पर हम पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं एंड मिलेंगे पार्ट सेकंड में। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।